दोस्तों आपने हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में तो बहुत बार सुना होगा और आपने इसके जो बेसिक फैक्ट है वो भी सुने होंगे। लेकिन आज मैं आपको इसके पीछे की पूरी कहानी बताऊंगा कि आखिर वो क्या कारण थे जिसकी वजह से हरित क्रांति की शुरुआत हुई और आखिर हरित क्रांति में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा बदलाव आया पूरे विश्व में। तो आइए जानते हैं इस कहानी को। देखिए, सबसे पहले बात है दूसरे विश्व युद्ध की। आप जानते हैं कि जो दूसरा विश्व युद्ध था तो वह सन 1939 से 1945 तक चला था, यानी कि 1939 से लेकर 1945 तक। ये वो दौर था जब पूरी दुनिया इस युद्ध को झेलने के बाद विनाश की ओर बढ़ चली थी। बहुत से ऐसे देश थे जो तबाह हो चुके थे, हमारे पास रहने खाने को नहीं था, जनहानि बहुत बड़े पैमाने पर हुई थी और हम कह सकते हैं कि जन के साथ धन की हानि भी हुई थी। धन से हमारा मतलब है कि जो भी हमारे पास खाने पीने की चीजें थी उनकी भी समस्या बहुत ज्यादा उत्पन्न हो गई थी। तो ये वो दौर था जब पूरा विश्व, से भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व संकट के दौर से गुजर रहा था। अब होता क्या है कि इस दौरान सबसे पहले जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो सभी देशों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि वो अपने अपने देश में इतना फसलों का उत्पादन करें जिससे वो अपने देश के सभी नागरिकों को कम से कम 2 टाइम का जो भोजन है यानी कि खाना है वो उपलब्ध करा पाए। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे लिए सबसे जो जरूरी चीज है वो होती है हमारा खाना पीना यानी कि भोजन। अब इसके लिए दुनिया के सारे देशों ने प्रयास शुरू कर दिए। अब अमेरिकी एक साइंटिस्ट थे, एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे, उनका नाम था नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने इस पर रिसर्च शुरू किया। तो उस जमाने में जो फसलें होती थी वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती थी, यानी कि हम कह सकते हैं उनकी जो पैदावार थी वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती थी। इसके बहुत सारे कारण थे। अब नॉर्मन ई बोरलॉग ने क्या किया कि आपको पता होगा कि अमेरिका और कनाडा यानी कि हम कह सकते हैं जो उत्तरी अमेरिका वाला क्षेत्र है वहां पर प्रेरीज के घास के मैदान पाए जाते हैं और प्रेरीज वो क्षेत्र है जो पूरी दुनिया में गेहूं उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो उस जमाने में मैक्सिको जो है वो अमेरिका के जस्ट बगल में यानी कि पड़ोसी देश है। मैक्सिको की गेहूं की एक किस्म थी, उसको नॉर्मन ई बोरलॉग ने प्रयोगशाला में टेस्टिंग की और उसके बाद उन्होंने दूसरे गेहूं के बीज के साथ उसको क्रॉस कराया और एक नई प्रजाति के बीज की उत्पत्ति हुई। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के साथ साथ दुनिया के कई देशों में जाकर उस गेहूं की जो किस्म थी उसका उन्होंने क्या किया कि प्रयोग किया, हम कह सकते हैं टेस्टिंग की। यानी कि अलग अलग देशों में जाके वहां की जो क्लाइमेट था, वहां की जो जलवायु थी, वहां की जो मिट्टी थी, वहां पर जाकर टेस्टिंग की और वो ये देखना चाहते थे कि कहां पर कितनी ज्यादा पैदावार इसकी हो सकती है। तो ये दौर चल रहा था। अब इसके बाद क्या होता है, साथ साथ जब हमारा देश आजाद हुआ, आजादी से पहले पश्चिम बंगाल, जिसको हम आज पश्चिम बंगाल कहते हैं, उस जमाने में बंगाल कहा करते थे, वहां पर सूखा पड़ा था जिसकी वजह से हमें काफी समस्या झेलनी पड़ी। हमारा देश जब आजाद हुआ और भारत और पाकिस्तान के रूप में जब बंटवारा हुआ तो वहां भी हमें बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। आपने गदर मूवी तो देखी होगी, अगर उस मूवी को आपने देखा होगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय की जो स्थिति थी वो कितनी भयावह थी। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि भारत पाकिस्तान का हम कह सकते हैं युद्ध भी हो गया है ना, बंटवारा हुआ, चीजें काफी ज्यादा खराब हो गई। हमारे सामने भुखमरी का जो संकट है वो सामने आ गया। अंग्रेज जब हमें छोड़ के गए थे तो हमारी स्थिति वैसे भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी क्योंकि अंग्रेज हमारा शोषण बहुत ज्यादा करते थे। तो हमारे देश में जो खेती की कंडीशन है वो बहुत अच्छी नहीं थी। आज की डेट में हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है और हमारे देश की लगभग आधी से ज्यादा आबादी और आधी से ज्यादा जमीन जो है वो खेती के काम में लाई जाती है और दुनिया में बहुत बड़े है ना कृषि उत्पादक देश के रूप में एक पहचान भी रखता है हमारा देश। लेकिन ये जो स्थिति है ये उस जमाने में नहीं हुआ करती थी। अब क्या हुआ कि जब देश आजाद हो गया, पाकिस्तान के साथ बंटवारा हो गया तो हमारे देश की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। इतने में क्या हुआ कि जब देश आजाद हुआ तो जो प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू जी ने शपथ ली तो उसके बाद उनके सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज था, यानी कि हम कह सकते हैं कि सरकार के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि हम पहले अपने देश में अनाज को अच्छे से उगा पाए। क्योंकि आप जानते हैं कि जिंदा रहने के लिए 3 चीजें बड़ी आवश्यक हैं और वो है रोटी, कपड़ा और मकान। यानी कि हम कह सकते हैं रोटी से यहाँ पे जो मतलब है वो है कि जो हमारी फसलें हैं, कृषि है, उनसे जो हमें अनाज मिलता है, जो हम खाना खाते हैं वो। अब इन तीनों चीजों में भी सबसे ज्यादा प्रमुख रूप से जो हमारा भोजन होता है, खाना होता है, वो सबसे ज्यादा महत्व रखता है क्योंकि बिना खाने के हम जीवित नहीं रह सकते हैं, भले ही आप बिना मकान और बिना कपड़ों के कुछ दिन रह लें। तो अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हमारे देश में उस समय जो स्थिति थी वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। तो सरकार ने क्या किया, पंचवर्षीय योजनाएं लागू की और हमारे देश में जो पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी वो पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य रखा गया था वो था कृषि। तो अब हमारे देश की सरकार ने धीरे धीरे करके क्या किया, कृषि पे काम करना शुरू कर दिया। अब
धीरे स्थिति जो थी वो धीरे धीरे कुछ अच्छी होनी भी शुरू हुई। लगभग 10 से 15 साल का समय बीत गया, है ना। हम कह सकते हैं लगभग 1947 से लेकर 1962 तक का जो टाइम था उसमें थोड़ा बहुत हमने कुछ अच्छा करने की कोशिश भी की। लेकिन तब तक क्या हुआ कि कुछ बड़ी घटनाएं भी सामने आई, और वो घटना क्या थी? पहली तो सन 1962 में जब हम पहुंचे तो भारत और चीन का युद्ध हो गया। आप जानते हैं कि जो युद्ध होता है वो कभी भी किसी के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर युद्ध में कोई भी दो पार्टियां लड़ रही होती हैं तो उसमें हमेशा नुकसान दोनों का होता है, भले ही एक का ज्यादा हो एक का कम। इसी तरह से जब भारत का चाइना से युद्ध हुआ तो उस युद्ध में भारत का भी नुकसान बहुत ज्यादा हुआ और चाइना का भी हुआ। तो हमारी स्थिति पहले से खराब थी, अब स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। फिर क्या हुआ? 3 साल के बाद जब हम 1965 में पहुंचे तो 1965 में पाकिस्तान हमारे साथ लड़ने के लिए आ गया और भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया। अब भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ तो युद्ध तो हम जीत गए, लेकिन फिर भी कहा जाता है ना कि युद्ध में हमेशा नुकसान होता है, तो कुछ नुकसान हमारा भी हुआ, पाकिस्तान का भी हुआ, तो हमारी स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। फिर 1 साल बाद 1966 का जब समय आया, यानी कि 1966 का, तो उस समय क्या हुआ दोस्तों कि उस समय हमारे देश में सूखा पड़ गया, बहुत भयानक सूखा पड़ा, है ना, जिसको हम कह सकते हैं अकाल पड़ गया। और वो जो सूखा था उसकी वजह से हमारी जो रही सही कसर थी वो भी पूरी होगी, यानी कि हमारी स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। इतनी बुरी जब हमारे देश की स्थिति हो गई तो अब सबसे बड़ा चैलेंज ये आ गया कि भूखे मरने की नौबत आ गई, और सरकार के सामने जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि कैसे, है ना, हम इतना अनाज पैदा कर पाए जिससे हमारे देश के नागरिकों को मदद मिल पाए। अब साथ साथ इसी बीच क्या हुआ कि नॉर्मन ई बोरलॉग, जिन्होंने गेहूं की एक नई किस्म की खोज कर ली थी, हम कह सकते हैं, ठीक है, उन्होंने भारत का दौरा किया। 1963 की बात है ये। 1963 में नॉर्मन ई बोरलॉग ने भारत का दौरा किया। भारत का दौरा किया क्यों? वो इसलिए किया क्योंकि वो भारत की जो जलवायु है, जो यहाँ की मिट्टी है, उसमें उस गेहूं की फसल को बोना चाहते थे, वो देखना चाहते थे कि यहाँ पे उसकी पैदावार कैसी होगी। और जब वो भारत आए तो उस समय जो भारत के एक बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक थे, उनका नाम था डॉक्टर MS स्वामीनाथन, है ना, वो उनसे मिले, आपस में दोनों मिले, एक दूसरे से बातचीत हुई और डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग से डॉक्टर MS स्वामीनाथन को बहुत ज्यादा हेल्प मिली और चीजों को समझने में भी उन्होंने उनकी मदद की। अब इसके बाद क्या हुआ था कि भारत में, है ना, वो जो नई किस्म तैयार की गई थी उसका प्रैक्टिकल शुरू हो गया, है ना। अब इसके बाद ये कहानी आगे बढ़ रही थी जब हमारे देश की स्थिति काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, है ना, और अमेरिका से आए डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग से जब हमें थोड़ी सी हेल्प भी मिली तो भारत सरकार ने अब डॉक्टर MS स्वामीनाथन से बात की और उनको बोला कि आप आगे बढ़िए और जो भी मदद हमसे हो सकती है, यानी कि सरकार से हो सकती है, वो हम बिल्कुल करेंगे। तो इसके बाद बहुत जोर शोर से प्रयास किए गए और 1967 और 68 के आसपास की बात है, उस समय भारत में पहली हरित क्रांति आई। यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि कृषि में बहुत ज्यादा सुधार के प्रयास किए गए। और अब प्रयास किसमें किए गए? तो देखो, अच्छी किस्म के जो बीज थे वो लाए गए, है ना, अच्छी किस्म जो कीटनाशक थे उन पे काम किया गया, सिंचाई पे काम किया गया, है ना, और खेती में जितनी भी चीजों की आवश्यकता होती उन पे बहुत जोर शोर से काम किया गया। सरकार ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया और साथ साथ जो भारत के बड़े बड़े कृषि वैज्ञानिक थे उन्होंने भी इसमें बहुत ज्यादा अपना योगदान दिया। और इसके बाद जाके 1967-68 में जो भारत में फसलें थी वो काफी ज्यादा अच्छी हुई, पैदावार बहुत अच्छी हुई। और हरित क्रांति वाले जो प्रमुख राज्य थे, हम कह सकते हैं उस जमाने में, तो उनमें हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे जो राज्य थे वो प्रमुख राज्य थे। गेहूं की जो फसल थी हरित क्रांति के बाद लगभग 500% की इसमें वृद्धि हो गई। चावल की फसल में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिली और हम कह सकते हैं कि जो प्रमुख खाद्यान्न फसलें थी, है ना, उनमें बहुत ज्यादा कोशिश की गई कि उनकी जो पैदावार है उनको ज्यादा बढ़ाया जाए और इसके बाद काफी फायदा भी मिला। तो हम कह सकते हैं कि हमारे देश में जो कृषि की क्रांति आई है वो लगभग उस दौर से शुरू हुई थी। और इसी तरह से पेपर में और भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे दुनिया में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर बच्चों होगा डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इसके अलावा हरित क्रांति किससे संबंधित थी, तो हरित क्रांति सभी खाद्यान्न फसलों से संबंधित थी जिसमें गेहूं और चावल जो थी वो प्रमुख फसल थी। अगर ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है आपको लगता है कि आपके काम की है और आपको इससे हेल्प मिलेगी, तो आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि वीडियो को जम के लाइक शेयर सब्सक्राइब करें जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपको और भी अच्छी से अच्छी जो क्लासेस हैं वो दे पाएं। तो मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।